बहनों भाइयों, जय श्री राम। झारखंड के सोरेन साहब तो ईडी के द्वारा धर लिए गए और उनके लिए जो उचित जगह है वहाँ पहुँचा भी दिए गए। इसके पहले वो 10-10 बार ईडी के द्वारा बुलाए जाने पर हाजिर नहीं हुए और जब ईडी पहुँची तो वो लापता हो गए थे। फिर अचानक प्रकट हुए और फिर ईडी के सामने हाजिर हुए। ये तो निश्चित था, उनको भी समझ में आ चुका था कि मेरी गिरफ्तारी होगी, इसी डर से वो हाजिर नहीं हो रहे थे। अब हाजिर तो हुए, किस मामले में? भूमि घोटाले में। भूमि घोटाला तो इन्होंने किया है और उसमें काफ़ी कमाई की, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि वहाँ ये जो भूमि घोटाला हुआ है वो ज़मीन जिहाद के तहत हुआ है। वहाँ भी झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम होती गई और बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई कई क्षेत्रों में तो मुस्लिम आबादी 75% से भी अधिक हो चुकी है और ये न केवल वहाँ बाहर से जाके बसाए जा रहे हैं बल्कि वहाँ पर आदिवासियों का धर्मांतरण भी कराया जा रहा है, जिससे कि पूरा डेमोग्राफी बिगड़ जाए। इन्हीं आरोपों के चलते सोरेन मियाँ को धर लिया गया। इसके बाद सोरेन ने जो काम किया है, एक मुख्यमंत्री के होते हुए, सोरेन जी आदिवासी हैं और उन्होंने ईडी पर SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगा दिया है। अब ये आरोप का जो उन्होंने उपयोग या दुरुपयोग किया है उससे कानून निर्माताओं को और कानून का पालन करने वाली संस्थाओं को इस बात पर सोचना पड़ेगा, इस कानून को लेकर सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर तो ईडी के अधिकारियों पर लगा है ये आरोप। एक सामान्य व्यक्ति पर जब ये आरोप लगता है तो उसकी क्या हालत हो जाती। अभी अभी 20 वर्ष जेल में बिताकर एक व्यक्ति बाहर आया है बेचारा, अपनी ज़िंदगी के अनमोल समय को जेल में गुजार कर। तो हर कानून के उपयोग और दुरुपयोग होते हैं। जैसे दहेज कानून का भी बहुत दुरुपयोग हुआ। दहेज कानून में भी लोगों ने झूठे केस बना के लोगों को फंसाया, लेकिन अब अदालतों को भी समझ में आने लगा कि कौन से मामले में फंसाया जा रहा है दहेज में। तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा जब ये आरोप लगाया जाता है तो ये बड़ा सोचनीय विषय हो जाता है। हाँ, जब वो जांच के लिए जा रहे थे तो उसी समय दिल्ली के मालिक का फ़ोन, केजरीवाल साहिब का फ़ोन आया। आवाज़ की आवाज़, डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। तो सोरेन ने उसको यही कहा, ईडी से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। इतना सुन के तो केजरी की पैंट ढीली पीली गीली क्या हुई है वही जाने। और लेकिन बंदा 5वें सम्मन में जब 2 फरवरी को उसको ईडी के सामने हाजिर होना था, वो हाजिर होने के बदले वो दिल्ली में
अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आंदोलन में भिड़ गया। अब काम आता नहीं तुमको और दोष दो तुम दूसरे को। यार, आपके सदस्य जो हैं का पार्टी के लोग हैं, इतने सालों से राजनीति में हैं, उनको बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाना भी नहीं आता कि कौन सा वैध हो जाएगा, कौन सा अवैध हो जाएगा। और नहीं आता तो कम से कम आप लोगों को इसकी ट्रेनिंग तो देनी चाहिए। बल्कि ट्रेनिंग देती भी है पार्टी इस बात की ट्रेनिंग देती भी है कि वो भाई इस तरह से चुनाव में आपको वोट डालना है, ये करना है। तो गए गंवार लोग और कहीं का कहीं ठप्पा लगा दिए और जीती हुई बाजी को तस्तरी में भाजपा को पेश करके आ गए और भाजपा का मेयर बना के आ गए। अब चीखना शुरू कि देखो भाजपा ने बेईमानी कर दी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये मालूम नहीं, हम तो परेशान हो गए सुन के कि लोकतंत्र की कितने बार, कैसा है ये लोकतंत्र अमर, कितने बार हत्या होती है आ रही है। वर्षों से हम ये सुन रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। मगर लोकतंत्र है ऐसा है कि वो फिर से जीवित हो जाता है। तो इनका मतलब ये है कि हम कुछ भी बोलेंगे, कोई भी झूठे आरोप लगाएंगे मोदी जी पे, भाजपा पे, तो जनता तो बेवकूफ़ समझते हैं। ये जनता तो बेवकूफ़ है। जैसे इसने हमको इतने बार 2 बार बनाई है, मुख्यमंत्री बना दी, हमारी सरकार बना दी सॉरी, तो जो हम बोलेंगे उसको मानेगी। तो ये झूठे आरोप लगाओ और भाग खड़े हो, और जब कभी पकड़े जाओ तो पैर पड़ के माफ़ी मांग लो, माफ़ करिए। ये इनकी आदत रही है शुरू से। तो यार, जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही भाई। जनता भी जानती है, जनता ने भी बैलेट से वोट दिए हैं। इसीलिए तो बेवकूफ़ों तुमको बोलते हैं कि ईवीएम से दो, तो ईवीएम में तुम नुक्स निकालते हो, बोलते हो कि नहीं हमको बैलेट पेपर से होना। बैलेट पेपर में करो तो तुम्हारी बेवकूफ़ लोग ऐसे करते हैं। तो किसको दोष दोगे? तो अब ये उसको लेके हल्ला मचाने लगे, और तो और दूसरी पार्टियों को भी मौका मिल गया, वो लोग भी लोकतंत्र की हत्या चिल्लाने लगे। सारी पार्टियां चिल्लाने लगी जितनी विपक्षी हैं। अब इस दिल्ली में आंदोलन करते हुए ये 2 तारीख को इनने कहा चलो भाजपा कार्यालय चलो। अब ये उकसाने वाली हरकतें करता है, ये अराजकता फैलाने वाला आदमी है ये। जब ये मुख्यमंत्री नहीं बना था, आंदोलन चल रहा था, तब भी इसने बिजली के खंभे पर चढ़ के तार जोड़ना, तार काटना, ये सब नाटक शुरू किया था, जो कि कानून गलत था। तो ये इसके लक्षण शुरू से ही अराजकता के हैं, और इसने फिर से वही काम किया, उकसाया कि चलो भाजपा कार्यालय चलो, लेकिन हम वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, पुलिस जहाँ रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। लेकिन इस बात का कार्यकर्ताओं के पास, इनके कार्यकर्ता समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है। उन्होंने वहाँ गए, भाजपा कार्यालय में जाके पोस्टर फाड़े। और इसी बीच एक और खबर आई है कि ईडी तो खैर, ईडी तो गिरफ्तार करेगी, सीबीआई की जांच भी लटकी हुई है। ईडी सीबीआई दोनों की तलवारें इनके सिर पर लटक रही हैं। लेकिन इस आदमी ने एक बखेड़ा और खड़ा कर लिया, आ बैल मुझे मार। इसकी आदत है,
हमेशा से झूठी बातें फैलाना, नंबर 1 का झूठा आदमी है ये हमेशा झूठे आरोप लगाने का आदी रहा। तो इसने अभी फिर एक आरोप लगाए इसने, इनकी पार्टी ने, और वो एक इनकी पार्टी की है आतिशी, उसने, कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा वाले 25-25 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, और हमारे पास ऑडियो क्लिप वगैरह भी है। तो फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंच गई कि लाइए भाई, बताइए कौन लोग हैं, किनके पास ऑफर आया और किसने ऑफर दिया, उसकी ऑडियो क्लिप है तो वो दीजिए, हमारे को सबूत दीजिए, ताकि हम अगर किसी ने ऑफर किया तो उसको भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि ये तो बात गलत है, ऑफर करना भी गलत है। दोनों है भाई, कोई भी पार्टी हो, सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल नियमों का है कि आप किसी प्रकार का लालच देना भी तो गलत है ना। हम उसको गिरफ्तार करेंगे, आप हमको सबूत दीजिए। अब इस जाल में, ये अपने ही जाल में फंस गया मकड़ा। अब वो भागता फिरेगा, अब फिर पहुंचेगा चरणों में, भैया मेरे को माफ़ करो। लेकिन दिल्ली की क्राइम ब्रांच जांच के लिए पहुंच गई। तो हो सकता है ईडी और सीबीआई तो बाद में गिरफ्तार करें, लेकिन उसके पहले कहीं ये दिल्ली क्राइम ब्रांच तो फिर गर्दन पकड़ के अर्धचंद्र बना के लेके आई। तो इस बेवकूफ़ को इतना समझ में आ जाना था, जैसे कि ये चाह रहा है कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दूं, लेकिन उसके पहले उसने एक और खेल खेला कि पब्लिक से राय ली जाए कि क्या मैं जेल में रह के सरकार चलाऊंगा, चलाना चाहिए क्या। अरे बेवकूफ़, अगर ऐसा संभव होता तो क्या सोरेन दूसरे अपने इस्तीफ़ा दे के जाता। तो जब अभी सोरेन ने इस्तीफ़ा दिया, सोरेन भी चाहता था कि मैं अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाऊं, लेकिन नहीं बना सका, क्योंकि उसने समय गंवा दिया। यदि जांच के पूर्व, गिरफ्तारी के पूर्व वो इस्तीफ़ा देकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया होता तो शायद उसकी पत्नी ही मुख्यमंत्री होती, ये चंपई सोरेन नहीं बन पाते। लेकिन अभी यह समय केजरीवाल के पास था या है, अब देखिए कितना समय बचा है गिरफ्तारी का। तो इस बीच में वो इस्तीफ़ा देकर यदि अपनी पत्नी को बना देता है, तब तो उसकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाएगी। अन्यथा ये जैसे इरादा किए हुए हैं कि हम जेल में बैठ के सरकार चलाएंगे, वो संभव नहीं है। इनको जेल में बैठ के सिर्फ चौड़ेल खेलना है, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ बैठ के। तो ये वहाँ चौड़ेल खेलें और कुछ खेलें। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पीला साफा वाले जो हैं, पीला साफा वाले यानी जो पुराने गंभीर आरोपों के कैदी रहते हैं लंबे टाइम वाले, उनको पीला साफा दिया जाता है बोलते हैं, और उनकी वहाँ पे समझ जाइए हुकूमत जैसी चलती है। तो वो अभी इन तीनों से बड़ा विचित्र खेल खेल रहे हैं। ऐसा उड़ती उड़ती खबरें दिल्ली से आई हैं कि कभी संजय सिंह को बोला जाता है कि सांड बन के दिखा, तो कभी मनीष सिसोदिया को बोला जाता है कि तू बकरी की आवाज़ निकाल, तो कभी सत्येंद्र जैन को मुर्गे की आवाज़ निकालने कहा जाता है।
तो उनके साथ में तरह तरह के वो लोग खेल खेल रहे हैं। अब देखिए केजरीवाल के साथ कौन सा खेल खेलेंगे, अब ये वो जाने। बाकी इनका चौड़ल खेलना तो तय है, और जब तक हो तब तक के लिए हम यहीं विश्राम लेते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।